मेरा नाम आकाश है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा था। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, भाई और एक छोटी बहन थी। मेरे पापा एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर थे। उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और मुझे अब उनका हाथ बटाना था, जिसके लिए मुझे एक नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी स्कूल में मेरी नौकरी लग गई। वहाँ मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। अब हमारे घर में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं भी अपने पापा का सहारा बन गया था। मुझे अपने भाई बहन की पढ़ाई पूरी करवानी थी, साथ ही मुझे अपनी बहन की शादी धूमधाम से करानी थी। स्कूल में नौकरी करते मुझे अब 1 साल हो गया था और अब एडमिशन शुरू हो गए थे। मुझे 8वीं क्लास की जिम्मेदारी दी गई थी। मेरी क्लास में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। मैं बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाता था, उन्हें हमेशा प्यार से समझाता था। इसलिए अब मैं उनका फेवरेट टीचर बन गया था। एक दिन मैं कॉपी चेक कर रहा था, तब एक 8वीं कक्षा की लड़की मेरे पास आई और बोली कि सर, मैं आपसे शादी करने वाली हूँ। मैं कॉपी चेक कर रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे धक्का सा बैठ गया। मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ और ही सुन लिया, इसलिए मैंने फिर कहा, क्या? हाँ सर, मैं आपसे शादी करूँगी। ये सुनकर तो मैं उसे देखते ही रह गया और जिस विश्वास के साथ वो बोल रही थी, मानो वो सच बोल रही हो। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ सर, क्या आप मुझसे शादी करोगे? उसका नाम पूजा था। मैं उसकी बात सुनकर हंसा और उसे समझाकर उसे उसकी जगह पर बैठने के लिए कह दिया। जब भी वो मुझे दिखाई पड़ती, मुझे उसकी बात याद आती, लेकिन मैंने ये बात कभी भी मन पर नहीं ली। वो बहुत सुंदर थी और क्लास की होशियार लड़की थी, पर मेरा एक सिद्धांत था कि मैं हर बच्चे को एक समान नज़रों से देखता था, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हुआ था और मुझे पता था कि अगर शिक्षक भेदभाव करते हैं तो कितना बुरा लगता है। मैंने उस लड़की की बातों की तरफ अनदेखा किया, क्योंकि वो छोटी थी और ऐसी बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं थी। स्कूल की छुट्टी हुई और मैं घर पहुंचकर फ्रेश हुआ और खाना खाकर थोड़ी देर के लिए लेट गया। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। हाँ माँ, बोलो। माँ थोड़ी सी मुस्कुराई और कहने लगी कि बेटा, जो मैं पूछने जा रही हूँ, इसका जवाब तुम्हारे पापा को चाहिए। ये सुनकर तो मुझे और समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या कहना चाहती है। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और हमने एक लड़की देखी है। हम तुम्हारी इच्छा जानना चाहते हैं ताकि लड़की वालों को जवाब दे सके। लड़की पढ़ी लिखी और संस्कारी है, घर वाले भी अच्छे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उनके यहाँ। हमें तुम्हारी राय जाननी है ताकि हम उन्हें बुला सकें तुम्हें देखने के लिए। तब मैंने माँ से कहा कि माँ, अभी मेरी इच्छा नहीं है शादी करने की और नौकरी मिलने अभी 1 साल हुआ है। मुझे अभी बहुत पैसे कमाने हैं, उसके बाद ही मैं शादी करने के बारे में सोचूंगा। बेटा, तुम्हारी बहन अभी छोटी है और मेरे हड्डियों में अभी इतनी जान नहीं बची कि मैं घर का सारा काम संभाल सकूं। वो दिन भर स्कूल जाती है और शाम को ट्यूशन। मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। बहू आ जाएगी तो मुझे काम में भी बहुत मदद मिल जाएगी और कोई तो मुझे संग देने के लिए भी हो जाएगा। और मैं मरने से पहले अपने पोता पोती का मुंह देखना चाहती हूँ। उससे पहले मुझे नहीं मरना। माँ, क्या कहे जा रही हो तुम? तभी मुझे उस लड़की के शब्द याद आ गए और अब तो मेरी शादी की बात भी होने लगी थी। बेटा, कहाँ खो गए तुम? कुछ नहीं माँ, आप जैसा ठीक समझो। मुझे पता था कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, इसलिए मैं उनकी हर बात मानता था और उनका आदर करता था। ये बात सुनकर माँ खुश होकर बाहर चली गई और मैं भी लेटे लेटे कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। घर में बड़ा होने की वजह से सभी मुझे लाड करते थे।
मेरे छोटी भाई बहन भी मुझे बहुत आदर करते थे। उन दोनों का एडमिशन मैंने उसी स्कूल में करवा दिया था जहाँ मैं नौकरी करता था। पापा और मेरी तनख्वाह के कारण घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पापा खुश थे कि मैंने जल्द ही अपनी जिम्मेदारी समझ ली। मुझे स्कूल में 8वीं क्लास की जिम्मेदारी मिली थी और मैं उसे बखूबी निभा भी रहा था। आज पूजा फिर मेरे पास आई और फिर से वही सब कुछ दोहराने लगी। मैंने फिर से उसकी बात सुनकर अनदेखा कर दिया और हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि ये उम्र कुछ ऐसी होती है। मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही थी, लेकिन वो लड़की अपनी बात पर अटल थी और ये मुझे कुछ ही दिनों में पता चलने वाला था, क्योंकि वो रोज़ मेरे पास आती और मुझसे यही कहती कि मैं आपसे ही शादी करूँगी, आप ही मेरे पति बनोगे। शुरुआत में तो मैं उसकी आदत को मजाक समझकर अनसुनी कर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर आई और वही सब कुछ कहने लगी। तब मैंने उसे कड़क शब्दों में समझाया, पर उस पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं अब इस बात से परेशान हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति को कैसे संभालूं। स्कूल में किसी को बता नहीं सकता था। अगर बताता तो हर कोई यही कहेगा कि वो छोटी है, इसलिए तुम ध्यान मत दो उसकी बातों पर। उस दिन मैं कॉपी चेक कर रहा था जब वो मेरे पास आकर फिर से वही सब कहने लगी। मुझसे अब रहा नहीं गया। वो अपना मासूम चेहरा लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मान रही थी तब मैंने उससे गुस्से से कहा कि कल तुम अपने पापा को साथ लेकर आना, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करना है। सर, पापा नहीं आ सकते। क्यों, क्या हुआ? सर, वे चल नहीं सकते। अगर आप चाहो तो आप मेरे घर आ सकते हो। वो बहुत शांत होकर ये सब कहे जा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पर, लेकिन वो इतनी भी छोटी नहीं थी कि इतना बड़ा झूठ बोले। उसके पापा असहाय थे और मैंने फिर उसके घर जाने की सोची, और वो भी आज ही। मैंने उसे उसकी जगह जाने के लिए कह दिया और फिर अपना काम करने लगा। दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं कुछ ज़रूरी फाइलें लेकर उसके साथ उसके घर चल दिया। करीब 10 मिनट चलते हुए हम उसके घर पहुँचे। जब मैं उसके घर पहुँचा तो मैं बस देखता ही रह गया। वो घर बहुत ही पुराना और टूटा फूटा हालत में था। हम अंदर गए। मैंने एक कमरे से दूसरे कमरे तक देखा, लेकिन मुझे कहीं भी उसके पिता नहीं दिखाई दिए और ना ही उसकी माँ। फिर मैंने जब उससे उसके पिता के बारे में पूछा तो उसने सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया, जहाँ बहुत अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्यों यहाँ आया। मैं जैसे ही अंदर जाने लगा, ऐसा लगा कि कोई तो मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक पतली लंबी औरत खड़ी थी, जिसे देखकर मैं डर सा गया। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे इस बात का पश्चाताप होने लगा कि मैं पूजा की बातों में आ गया और उसके साथ यहाँ आ गया। वो औरत मुझसे बोली कि मैं पूजा की माँ हूँ और तुम पूजा से शादी कर रहे हो। मैं गुस्से में उस पर चिल्लाया, आप होश में तो हो? क्या बकवास किए जा रही हो आप? ये बकवास नहीं है और अब तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा। देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी। आपकी लड़की सिर्फ 14 साल की है और मैं 24 साल का। आप उसकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकती हैं? तब वो बोली कि चाहे कुछ भी हो, पर मुझे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही करनी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं जैसे ही वहाँ से निकलने के लिए दरवाज़ा तक आया, तभी किसी ने ज़ोर से मेरे सिर पर मार दिया। मैं दर्द से कराहते हुए पीछे पलट कर देखा तो पूजा की माँ के हाथ में एक मोटा सा डंडा लगा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया।
और मैं वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे सोचने समझने तक का वक्त नहीं मिला। मैं कितने देर बेहोश था मुझे याद नहीं, लेकिन जब होश में आया तो मेरे सर में दर्द हो रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं सिर पकड़े बैठे हुआ था। जब दर्द कम हुआ और देखा तो एक गंदा सा कमरा था और अंधेरा भी था। क्यों मैंने पूजा की बात मान ली, बस यही सोचे जा रहा था। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तक नज़र नहीं आ रहा था। अगर मैं यहाँ आया नहीं होता तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। जब मैंने फ़ोन करने के लिए अपने जेब में हाथ डाला तो मेरा फ़ोन भी नहीं था। आखिर वो औरत है कौन? क्यों मेरे साथ ऐसा कुछ कर रही है? मैं दरवाजे के पास जाकर ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और थक कर हार कर मैं ज़मीन पर बैठ गया। पता नहीं मेरे घर वाले किस हाल में होंगे, कितनी चिंता कर रहे होंगे। वो मेरे आने की राह देख रहे होंगे। और क्या ये सच में पूजा की माँ है? और ये मुझे अब उसकी बेटी से शादी करने के लिए क्यों कहे जा रही है? और मैं इस बात को कभी मान भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ। हमारा स्कूल 10वीं तक का था और मैंने कभी भी किसी बच्चे को गलत नज़र से नहीं देखा। मैंने हमेशा उनका सम्मान ही किया है। मैं हमेशा उनसे नम्रता से ही बात की है। और ये औरत, मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि कितने समय से मैं अटक कर रह गया हूँ। उस औरत ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ था और ना ही मुझे यहाँ से निकाल रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वो औरत थी और उसके हाथ में एक थैली थी। वो थैली मुझे देते हुए बोली, ये लो खाना, खा लो। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने वो थैली ले ली और उस औरत से पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तब वो बोली कि मुझे इस बात को और नहीं बढ़ाना है। तुम्हारी माँ ने मुझे वचन दिया था कि वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करेगी, और अब जब मैंने उसे ये सब याद दिलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, और बस इसलिए मुझे तुम दोनों की शादी करवानी है। ये कागजात लो और इस पर साइन करो। उस औरत को मेरी कोर्ट मैरिज करानी थी। मैंने जब वे कागजात देखे तो पता चला कि वे शादी के कागजात थे और उसमें एक कोने में साइन थी। शायद वो पूजा के ही होंगे। मैं उस औरत से गुस्से में बोला कि कैसी माँ हो तुम? अपनी छोटी सी बच्ची की शादी उससे 10 साल बड़े आदमी के साथ करवाने जा रही हो? क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? और तुम मेरे साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतना बड़ा पाप कर ही नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें और मुझे जेल भी हो सकती है। पूजा मेरी बेटी है, उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये तुम मुझे मत सिखाओ। तुम बस इन कागजात पर साइन करो। तुम्हारी माँ ने जो वचन दिया है वो अब तुम्हें पूरा करना है। मेरी माँ एक 14 साल की लड़की से शादी करने का वचन कभी दे ही नहीं सकती। मुझे अपनी माँ पर पूरा विश्वास है। उतने में उसका फ़ोन बजा और वो बात करते करते मेरी तरफ देख रही थी। जब फ़ोन रख दिया तो बोली कि मैं कल फिर आऊँगी, तब तक तुम ये पेपर साइन करके रख देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चली तो गई, लेकिन अब मुझे सच जानना था कि क्यों आखिर ये ऐसा कर रही है, जिस वजह से मैंने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। मैंने रात का खाना खाया और सो गया। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो वो औरत न होकर कोई दूसरा आदमी ही था। उसे देखकर मैं हैरान था, क्योंकि वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। शायद वो पूजा का बाप ही था। मैं उससे कुछ पूछने ही वाला था, उतने में उन्होंने मुझे चुप बैठने का इशारा किया और उसके पीछे आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे घर से बाहर आया और करीब 20 मिनट चलने के बाद एक घर में पहुंचा। मैं भाग भी सकता था, लेकिन मुझे सच जानना था। वो घर सुंदर और 2 मंजिला का था।
बाहर से जितना अच्छा अंदर से उतना ही सुंदर। फिर वो मुझे एक कमरे में ले गए और अंदर से बंद करके बोले कि तुम पहले फ्रेश हो जाओ। बाद में उसने मेरे सामने निधि को आवाज़ लगाई, बेटा निधि, खाना ले आओ। सामने से एक बहुत ही सुंदर लड़की खाने की थाली लेकर आ रही थी। उस आदमी ने मुझे खाने के लिए कहा, पर मैंने साफ मना कर दिया और मुझे यहाँ लाने की वजह पूछी तो वो बोला कि तुम खाना पहले खा लो, बाद में मैं तुम्हें सब बता दूँगा। खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। मैंने उसकी बात मानकर खाना खा लिया। मुझे भूख भी लगी थी। बाद में वो आदमी कहने लगा कि मेरी पत्नी और बेटी के कारण तुम्हें बहुत परेशानी हुई है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो मेरे पैर पकड़ने के लिए नीचे झुक के, उतने में मैंने उन्हें उठा लिया और पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपकी पत्नी और आपकी बेटी जो कह रही है, क्या वो सच है? हाँ, ये सच है, लेकिन ये आधी ही सच है, उसने कहा। फिर पूरा सच क्या है? मैं गुस्से से लाल हो गया था। आगे वो बताने लगे कि तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी रोहिणी ये बहुत अच्छी सहेलियाँ थी, बचपन से ही एक साथ खेली बड़ी हुई हैं। फिर तुम्हारी माँ की शादी हो गई और तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म पर तुम्हारी माँ बहुत खुश थी क्योंकि तुम लड़का थे। 4 महीने बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ, जिसने तुम्हें अभी खाना परोसा। उसका नाम निधि है, लेकिन मेरी पत्नी खुश नहीं थी क्योंकि उसे भी बेटा ही चाहिए था। तुम्हारी माँ ने तब वचन दिया कि निधि को उसके घर की बहू बनाऊंगी। रोहिणी ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उनकी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। तुम्हारी माँ शायद ये भूल गई थी, लेकिन रोहिणी नहीं भूली, और रोहिणी ने निधि को भी पल पल ये याद दिलाया कि तुम्हारी शादी मैंने बचपन से ही तय कर दी है, इसलिए किसी और के बारे में सोचना मत। इसलिए उसने आकाश नाम के लड़के से ही मेरी शादी होगी यही दिमाग में रखा। मैं बैंक में काम करता था। मैंने अपनी बच्ची निधि को खूब पढ़ाया लिखाया। फिर पूजा का जन्म हुआ, जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ रही है। समय बीतता गया, लेकिन तुम्हारी माँ को शायद हमारी याद तक नहीं आई थी। निधि जब 18 साल की हुई, तब एक दिन एक कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने अपने दोनों पैर गंवा बैठे, और वो कार तुम्हारे पापा की थी। तुम्हारे पापा चाहते तो मुझे अस्पताल ले जा सकते और शायद मेरे पैर बच जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे वहाँ से भाग निकले। जब रोहिणी को ये सब पता चला तो उसने फिर निश्चय कर लिया था कि अब निधि की शादी तुमसे ही कराएगी और फिर तुम्हारी माँ को परेशान कर सके और लड़ झगड़ कर तुम्हारी सारी संपत्ति निधि के नाम करा लेगी और अपना बदला लेगी। जब निधि को ये सब पता चला तो उसने ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया, और फिर रोहिणी ने पूजा को अपना हथियार बनाया तुम लोगों से बदला लेने के लिए। उसने जानबूझकर पूजा को वो सब कहने के लिए कहा और ये सारा प्लान किया। वो बदले की आग में पूरी तरह से जल चुकी है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं है। वो आदमी फिर से मुझसे माफ़ी मांग कर जाने के लिए कहने लगा। मैं अपने घर पहुंचा। सब बहुत परेशान हो रहे थे, पर जब मैंने उन्हें जाकर सब सच बताया तो वो भी हैरान हो गए थे कि माँ की बचपन की सहेली ऐसा कुछ कर सकती है। जब पापा से मैंने एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि उस वक्त वे बहुत डर गए थे और इसलिए वहाँ रुक नहीं पाए। पर अब उन्हें अपने के लिए माफ़ी मांगनी थी। हम सभी निधि के घर पहुँचे, तब देखा तो वो पति पत्नी लड़ रहे थे। हमें देखकर रोहिणी जी तिलमिला उठी, पर पापा के माफ़ी मांगने पर, माँ के समझाने पर वे मान गई। दोनों ही परिवार मिलकर इस रिश्ते के साथ राजी हुए और ज़ोर शोर से मेरी और निधि की शादी हुई। मेरी माँ निधि को अपनी बेटी ही मानती है और अब हम सब फ्रेंड्स बदला लेने के लिए इतनी भी हद तक ना जाएं कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।